प्रधानमंत्री मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर वहां पर सम्राट चौधरी हों, उनकी तरफ से पूरी तरीके से सर्वेश हो भी रहा है, लेकिन महिलाओं का वोट बैंक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बिहार में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी का फायदा नीतीश कुमार को मिला है और महिलाएं हैं जिनकी वजह से आज भी नीतीश कुमार अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उस पूरे ग्रुप को टारगेट करने के लिए बीजेपी क्या पहल इस समय कर रही है और दूर दराज के इलाकों की अगर मैं बात करूं, सीमांचल के एरिया की बात करूं, तो वहां पर क्या कुछ इस समय बीजेपी की तरफ से कोशिशें हो रही हैं? सर्वेश, देखिए, सीमांचल की बात आपने कही है। सीमांचल में आपने देखा होगा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का कार्यक्रम भी हुआ है और लगातार उस इलाके में जो कार्यक्रम हो रहे हैं और लगातार उस इलाके के और भी कार्यक्रम अभी आएंगे। पीएम मोदी भी जाएंगे, अमित शाह का भी दौरा होगा। जहां तक आपने महिलाओं की बात की है, तो महिलाओं के पक्ष की अगर बात करें तो महिलाओं के पक्ष में बिहार सरकार में, जब से एनडीए की सरकार बिहार में आई है, तब से महिलाओं के पक्ष में काफ़ी कुछ काम हुआ, चाहे पंचायत में आरक्षण देने का मसला हो या फिर महिलाओं के लिए जो छात्राएं हैं उनके लिए साइकिल योजना की शुरुआत हो, पोशाक योजना की शुरुआत हो, हुनर कार्यक्रम, मुस्लिम महिलाओं के लिए हुनर कार्यक्रम की शुरुआत की बात हो। तो ये तमाम जो पहल हैं वो कहीं ना कहीं ये एनडीए के पाले में महिलाओं के वोट को करते हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं की बात हो, जीविका दीदियों की बहाली की बात हो, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और जो बीजेपी की सरकार है उसके पक्ष में कहीं ना कहीं एक माहौल बनाते हैं और उस माहौल का ही असर है कि आज जो भी एनडीए के लोग हैं वो इस बात को मान कर चलते हैं कि महिलाओं का वोट उनके पाले में है। हालांकि तेजस्वी यादव ने उसमें डेंट लगाने की कोशिश की थी। माई बहन मान योजना के तहत उन्होंने कोशिश जरूर की थी कि कहीं ना कहीं इस वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए, लेकिन तेज प्रताप यादव के प्रकरण के बाद अब एक बार फिर से महिलाओं का गुस्सा जो है लालू यादव फैमिली पे है। और सीमांचल की अगर बात करें तो सीमांचल में जो वोट बैंक लालू प्रसाद यादव का था उसको दरकाने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं। वहां पे ओवैसी जिस तरीके से मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर सामने आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जिस तरीके से मुस्लिम और यादव कैंडिडेट को सामने लेकर आ रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक में सेंधमारी होगी और निश्चित तौर पर वैसी परिस्थिति में एनडीए अगर अच्छे कैंडिडेट को वहां सामने लाता है तो एनडीए की जीत होगी। नहीं, लेकिन सर्वेश मुझे एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपनी पार्टी लेकर के बिहार में आए, उनका एजेंडा बहुत क्लियर था। उन्होंने कहा कि जात पात से हट करके हम राष्ट्रवाद पर बात करेंगे, हम व्यक्ति विशेष के बारे में जिक्र करेंगे, हम जरूरतों का जिक्र करेंगे। बीजेपी भी कहीं ना कहीं इसी लाइन पर इस बार बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है जिसमें राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ऐसे में कहीं ये दोनों ही मुद्दे और दोनों का ही एंगल कोइंसाइड तो नहीं करता नजर आ रहा है, और अगर ऐसा होता भी है तो प्रशांत किशोर की भूमिका इस पूरे चुनाव में क्या रहने वाली है? देखिए, प्रशांत किशोर उम्मीदवारों का चयन किस तरीके से करते हैं ये काफ़ी दिगर होगा देखना, क्योंकि प्रशांत किशोर पिछली बार उपचुनाव में उन्होंने जो कैंडिडेट खड़े किए उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने आरजेडी और महागठबंधन के जो वोट बैंक है उसको डेंट करने की कोशिश की थी और उसमें डेंट भी हुआ था, जिसकी वजह से चारों के चारों सीट एनडीए को मिल गई। अब ऐसी परिस्थिति में एक बार फिर से देखना होगा कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी से कैसे उम्मीदवार खड़े करते हैं, किनको चुनाव मैदान में उतारते हैं, उनका जातीय समीकरण क्या होता है। जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं तो वो मुद्दा तो एक तरह से सीधे तौर पे कहा जाए तो वो एनडीए के पाले में है। राष्ट्रवाद पे अगर बात करें कि अगर किसी को वोट मिलेगा तो वो सीधे तौर पे एनडीए को मिलेगा, पीएम मोदी को मिलेगा, नीतीश कुमार को मिलेगा, न कि इसका महागठबंधन को इसका कोई भी वोट बैंक में कोई भी दरार पड़ेगी और इसमें महागठबंधन को कोई फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर की अगर आप बात कर रही हैं तो प्रशांत किशोर कैंडिडेट कौन से देते हैं, किस तरह के कैंडिडेट देते हैं, किस जाति वर्ग के कैंडिडेट देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। राष्ट्रवाद की बात वो करते रहे, लेकिन राष्ट्रवाद जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं अभी एनडीए के लिए काफी सशक्त मुद्दा है और एनडीए को उसके पाले में जाता हुआ दिख रहा है। जो तस्वीरें हैं तो तस्वीरें बता रही हैं कि आज जो भी राष्ट्रवाद के नाम। हाँ सर्वेश, मेरा सवाल ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है इस समय क्योंकि आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आम आदमी पार्टी की भूमिका, हरियाणा चुनाव हो या फिर हिमाचल का चुनाव, एक तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वोट कटवा के तौर पर ही मौजूद रहे, तो क्या इस बार चूंकि राष्ट्रवाद पर या फिर जात पात से हटकर अगर प्रिसाइजली मैं ये बोलूँ तो ऐसा लगता नहीं कि इसका जो नुकसान है वो एनडीए को हो सकता है बिहार में? क्योंकि जाहिर है जात पात पर जो वोट करने वाले लोग हैं वो तो आरजेडी के खेमे में है, वो महागठबंधन के खेमे में है। जो जात पात पे वोट नहीं कर रहे हैं वो एनडीए को चुनते हैं, और अगर ऐसे में प्रशांत किशोर होते हैं बीच में, अगर वो है इस बार, तो फिर जाहिर है उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है डायरेक्टली।
अब देखिए शिखा, आपने जो सवाल पूछा है सीधे तौर पे जवाब उसका यही है कि कैंडिडेट कौन होंगे प्रशांत किशोर के पास, किनको वो खड़ा करना चाहते हैं। आनंद मिश्रा जो कि एक आईपीएस थे, वो प्रशांत किशोर के साथ थे और पार्टी में बड़ी भूमिका उनकी थी। उन्होंने बक्सर से चुनाव भी लड़ा था, आपको याद होगा। आनंद मिश्रा जो बक्सर से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, अब वो आनंद मिश्रा बक्सर से बीजेपी के कैंडिडेट बनना चाहते हैं और बीजेपी से कहीं ना कहीं वो टिकट की डिमांड कर रहे हैं और वो पाला बदलने की फिराक में है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कि वोट काट सकते थे एनडीए का, वो कहीं ना कहीं एनडीए के संपर्क में है। और ये बात काफी स्पष्ट हो चुकी कि ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर के पास कैंडिडेट कौन है, किनको वो किस जगह से चुनाव मैदान में उतारते हैं, उस स्थान का जातीय समीकरण क्या है, उस स्थान पर जो जातीय समीकरण है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर क्या कैंडिडेट दे पाते हैं, और वो कैंडिडेट देते हैं तो क्या वो आरजेडी का वोट काट रहा है या फिर एनडीए का वोट काट रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो तस्वीरें अभी साफ नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश जरूर है प्रशांत किशोर की कि वो इस विधानसभा चुनाव में अपना कुछ सीटें अर्जित करें। लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ी है, अगर उसी तरीके से कैंडिडेट का वो चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से एनडीए को बढ़त मिलेगी। शिखा, ठीक है सर्वेश, बने रहिएगा। अस्मित भी इस समय पटना वुमेन्स कॉलेज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्मित, आपकी जहां मौजूदगी है वहां पर क्या तैयारी नजर आ रही है, क्योंकि यही वो मेन चौराहा है जहां से भव्य स्वागत भी प्रधानमंत्री मोदी का होने वाला है। क्या कुछ विशेष तैयारी यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल शिखा, देखिए जगह जगह पर तैयारी की गई है और यहाँ भी कई ऐसे स्टेज मंच बनाए गए हैं जहाँ से प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर स्वागत किया जाएगा। और मेरे पीछे जेडीयू के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे और जेडीयू भी आज खास तैयारी कर रही है। और प्रधानमंत्री जब इसी सड़कों से होकर के बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ेंगे तो जेडीयू के कार्यकर्ता भी उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। कई जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस समय, वहाँ पर एक स्टेज बनाया गया है जहाँ पर शंखनाद किए जाएंगे और जब प्रधानमंत्री का काफिला इधर से गुजरेगा तो जेडीयू के कार्यकर्ता शंखनाद करवाएंगे और उसके लिए खास तैयारी की गई है। थोड़ी देर पहले मेरी बात नीरज कुमार से हो रही थी, जेडीयू के एमएलसी हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, प्रधानमंत्री खुद इसके सूत्रधार रहे और खास उनका एक तरह से स्वागत जो हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसमें जुड़ रहे हैं। जगह जगह से लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर भी इसी तरह की तैयारी की गई है। पूरे पटना के बेली रोड को रंग बिरंगे लाइट्स, रंग बिरंगे कपड़ों से और साथ ही साथ जो तिरंगा है भारत का उससे सजाया गया है। पूरा पटना का बेली रोड का सड़क लहरा रहा है तिरंगा से। जैसे ही प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट से निकलेंगे वो इसी रास्ते से होकर के पटना के बीजेपी कार्यालय जाएंगे। खास तैयारी है, जगह जगह तैयारी है स्वागत की, बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना की सड़कों पर। जरा तस्वीरें अस्मित एक बार दिखाइएगा, आपके पीछे मैं बहुत हलचल देख पा रही हूँ, जरा तस्वीरें दिखाएं प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ जेडीयू के कार्यकर्ता हैं। आप लोग भी आज तैयारी पूरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? एनडीए के कार्यकर्ता, खासकर जदयू के और बीजेपी के तमाम पार्टी के गठबंधन के लोग, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और बिहार के लोकप्रिय विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी के स्वागत में पूरे जन सैलाब हो गई है पटना के पाटलिपुत्रा की सड़क पर। लेकिन सिर्फ एक ही नारा लग रहा है, जेडीयू भी खास देश तैयारी का के साथ है। प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, और बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, 2025 देश के सेना की हम लोग सलाम करते हैं और भारत के सेना को हम लोग गर्व से नाम लेते हैं। यही अच्छा, प्रधानमंत्री का जेडीयू किस तरह से स्वागत करेगी आज जब आप तो देख रहे हैं 44 डिग्री 40 डिग्री के गर्मी में पूरा जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता खड़ा है। देख लीजिए जेडीयू के कार्यकर्ता के विकास देखिए, कोई दूसरा पार्टी नजर नहीं आता। आप भी जानते हैं, आप भी देखे हैं 18 साल में 24/7 नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया, जिस बिहार में लोग आज तक सड़क नहीं देखा था, बिजली नहीं देखा था, लॉ एंड ऑर्डर, सिपाही पुलिस नजर नहीं आता था। देखिए ये अस्मित, ये लोगों की भावनाएं हैं और इन्हीं भावनाओं को बटोरने के लिए पहुंच भी रहे हैं।